हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी 2024 को टारगेट करते हुए डेली कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 136 से लेकर 150 तक करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में सफलता प्राप्त करना है या किसी भी स्टेट पीसीएस में प्रीलिम्स निकालना है दोस्तों, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रैक्टिस किसी एक दिन में नहीं होगा, ये आपको कंटिन्यूअस निरंतरता बरतना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी आपका होना चाहिए पढ़ाई में, तभी जाके आपको जो है एग्जाम में दिमाग अच्छे से काम करेगा और आसानी से एग्जाम को निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोस्तों जीरो आई चैनल। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम दोस्तों राहुल बनवाला है। मैं ईपी फॉर्म एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपी पीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, आप लोगों के डिमांड पर ही मैंने ये कोर्स को स्टार्ट किया है और हम लोग धीरे धीरे करके बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। टारगेट ये है यूपीएससी 2024 जो आपका नेक्स्ट ईयर मई में है, उसके पहले हम लोग 10,000 एमसीक्यू को दोस्तों प्रैक्टिस कर लेंगे, जो सभी आपका सब्जेक्ट को अच्छे से पकड़ को स्ट्रॉन्ग कर लेगा। साथ ही साथ जितने भी आपका एग्जाम है, स्टेट पीसीएस अगर कोई बच्चे दे रहे हैं, बिहार का दे रहे हैं, यूपी का दे रहे हैं, तो उनके लिए भी ये भी उपयोगी होगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 136 से लेकर 150 तक दोस्तों करेंगे। इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ हमारा हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन है, दूसरी तरफ हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पीआर एंड द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ऑफ द इलेक्शंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैंने पढ़ाया भी आपको लक्ष्मीकांत में। बोल रहा है कि निर्वाचन की जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है और फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में उसके संदर्भ में। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट मतलब क्या होता है, जिसको भी मेजोरिटी मिलेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, आपको फिक्स्ड रेशियो लाना पड़ता है, तभी जाके आप इलेक्शन को जीत पाएंगे। जो इंडिया में इलेक्शन होता है लोकसभा का, उसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है। ठीक है, और जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दोस्तों होता है। तो उसके संदर्भ में हमारा प्रश्न है। ठीक, चलिए पहला स्टेटमेंट है, बोल रहा है इन द PR system of elections, voters usually exercise their preference for a party and not a candidate। तो देखिए, PR सिस्टम में जो वोटर इलेक्ट करता है, जो मतदाता होता है दोस्तों, वो किसी दल के व्यक्ति को नहीं करता है, बल्कि वो दल को करता है। ठीक है, राज्यसभा में कोई वोट कर रहा है तो राज्यसभा में बीजेपी को वोट करेगा, ना कि किसी कैंडिडेट को। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये होता है। और जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, जैसे लोकसभा के इलेक्शन में, उसमें हम लोग किसी व्यक्ति को वोट करते हैं, मतदाता है ना, जैसे मोदी का वोट करेगा या राहुल गांधी करेगा। इसीलिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो है सही। नेक्स्ट बोल रहा है, इन द FPTP सिस्टम ऑफ इलेक्शंस एवरी पार्टी गेट्स सीट इन द लेजिस्लेचर इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स दैट इट गेट्स। देखिए, मैंने बताया आपको कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जितना परसेंट आपको जो है वोट मिलेगा, उतना परसेंट आपको सीट मिलेगा। ठीक है, ये किस में है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तभी नाम है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब अनुपात। लेकिन जो FPTP है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, ठीक है, इसमें आपको जो भी जितना मेजोरिटी मिलेगा वो इलेक्शन में इलेक्ट किया जाएगा, वो चुना जाएगा। ये डिपेंड नहीं करेगा उसको कितना परसेंट वोट मिला है। ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो होगा। लेकिन FPTP में क्या हो, लेकिन जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जिसको जितना वोट मिलेगा उसके अनुसार उतना उसको सीट मिलेगा। जैसे मान लीजिए टोटल सीट है 500, ठीक है, और किसी पार्टी को मान लीजिए टोटल सीट है 500, ठीक है, और टोटल जितना वोट है वो मान लीजिए है 1 लाख। ठीक है, 1 लाख टोटल वोट है, उसमें से मान लीजिए इसका 10% किसी पार्टी को मिला है, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000। मान लीजिए किसी पार्टी को 1 लाख वोट में से 10,000 वोट मिला है, तो वो कितना है, 10% है। ठीक है, तो 5 टोटल कितना सीट है, 500, तो 500 में 10% सीट मतलब कितना होगा, 50 सीट जो है उस पार्टी के लिए रिजर्व हो जाएगा। ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। लेकिन FPTP में क्या होगा, जिसको जितना मेजोरिटी मिलेगा वो उतना इलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ये दूसरा गलत है। ये जो बात हो रहा है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का बात हो रहा है। ठीक है, दूसरा गलत है। इसलिए तीसरा बोल रहा है, इन बोथ FPTP एंड PR सिस्टम टू विन एन इलेक्शन द कैंडिडेट मस्ट सिक्योर द मेजोरिटी ऑफ वोट्स। देखिए, FPTP में आपको क्या होगा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो आपको इलेक्शन में जीता जाएगा। किस में, FPTP में, जिसको जितना वोट मिलेगा। इसमें मेजोरिटी पर डिपेंड नहीं करता। मेजोरिटी किसको बोलते हैं, 50% + 1। तो जो 50% प्लस 1 का जो क्राइटेरिया है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें जिस पार्टी को 50% + 1 वोट जब तक नहीं मिलेगा तब तक जो है उस इलेक्शन का प्रोसेस जो है होते रहता है। लेकिन जो FPTP सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, उसमें क्या है, वो डिपेंड नहीं करता है कि किस पार्टी को मेजोरिटी मिला या नहीं मिला। इसमें डिपेंड करता है कि सबसे ज़्यादा किसको मिला। ठीक है, मान लीजिए कोई पार्टी है, कैंडिडेट है, ठीक है,
बीजेपी का कैंडिडेट कोई है, कोई कांग्रेस का कैंडिडेट है, इसको मान लीजिए मिला 20% वोट और कांग्रेस को मिला मान लीजिए 15% वोट, तो ये वाला इलेक्शन में इलेक्ट किया जाएगा, ये चुना जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग मेजोरिटी देखते हैं, एपीटीपी में मेजोरिटी नहीं देखते हैं, लेकिन इसमें बोल रहा है कि दोनों में देखते हैं, तो ये हमारा गलत है। तो कौन सा सही है दोस्तों? तो सिर्फ एक ही सही है, केवल 1। अभी क्या किया है यूपीएससी ने, प्रीलिम्स का जो है पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, तो उसने ऑप्शन में खेला है। ऑप्शन में क्या दिया है? ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर। तो इसमें कितने पेयर सही है? सिर्फ एक ही सही है। ठीक है, तो इस टाइप से बाकी क्वेश्चन का जो लेवल है वही रहा है, ऑप्शन को उसने चेंज किया है। ठीक है, हम लोग उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस कीजिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपका फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा, तो पैटर्न कुछ भी हो दोस्तों आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 137 बोल रहा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्य विधान परिषद के संदर्भ में हमारा प्रश्न है। ठीक है, आपको पता है कि बहुत सारे राज्यों में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। ठीक है, तो वो पहला है, द रिजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल मस्ट बी पास्ड बाय द स्टेट असेंबली विथ ए स्पेशल मेजोरिटी। देखिए, अगर राज्य का विधान परिषद बनाना है तो उसके लिए राज्य के विधानसभा से जो है विशेष बहुमत से रिजोल्यूशन प्रस्ताव जाना चाहिए। ठीक है, और फिर जाके वो जाता है पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट जो है उसको सिंपल मेजोरिटी साधारण बहुमत से बना भी सकती है और उसको ख़त्म भी कर सकती है। ठीक, तो पहला हमारा सही है कि विधान परिषद के सृजन के संकल्प को राज्य विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत में पारित किया जाना चाहिए, एकदम सही। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर दिया है पार्लियामेंट को कि वो जो चाहेगा तो विधान परिषद को बना भी सकता है और ख़त्म भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन बनाने का जो प्रस्ताव होगा वो राज्य के विधान परिषद से जाना चाहिए। ठीक है, और जो है लेकिन राज्य का विधान परिषद रहेगा या नहीं रहेगा वो डिसाइड करता है पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। ठीक, तो कौन सा सही है दोस्तों बताइए? तो बोथ 1 और 2। ठीक है, तो 137 का आंसर हो जाएगा सी। 138 देखते हैं। बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी हैज़ द पावर टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैंने आपको पढ़ाया था डिस्क्वालिफिकेशन 10th शेड्यूल में। ठीक है, और नॉर्मल में भी पढ़ाया था कि अगर एमपी है उसका डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रिसाइडिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये करता है। आपको पता है अगर 10th शेड्यूल में कुछ हुआ है, ठीक है, तब जाके स्पीकर करता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ हुआ है तो उस पर जो डिस्क्वालीफाई करने का क्राइटेरिया है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, अगर दल बदल कानून पे करना है तो हाउस का प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, चाहे वो स्पीकर हो या चेयरमैन हो। ठीक है, और 10th शेड्यूल के बाहर अगर करना है तो राष्ट्रपति करेगा या गवर्नर करेगा। ठीक है, तो पहला सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है कि 10th शेड्यूल के अंदर या किसी और के अंदर करने का है, दोनों में। 10th शेड्यूल में पूछेगा तो करेगा हमारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर और बाकी के केस में राष्ट्रपति करता है। ठीक, इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, 138 का आंसर हो जाएगा डी। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं अब। बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर। राज्यपाल के पद के संदर्भ में हम लोगों को विचार करना। मैंने आपको राज्यपाल का पद भी पढ़ाया है। पहला है कि द प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर वाज एडॉप्टेड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आपको पता है कि हम लोगों ने राज्यपाल का किस तरह से अपॉइंटमेंट होगा वो डिसाइड किया है कनाडा के संविधान से। क्योंकि कनाडा का संविधान सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देता है, तो भारत में भी वही है। भारत में क्या है कि भारत सरकार को ज़्यादा पावर है, तभी तो उसका जो गवर्नर होता है, राज्यपाल जो होता है राज्यों का, उसको अपॉइंट कौन करता है? भारत सरकार। तो जहाँ भी आपको दिखेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, राज्य सरकार कम पावरफुल है, वो सारे प्रावधान को हम लोगों ने कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है, तो ये हमारा इसलिए गलत होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। ठीक है, पहला गलत है। नेक्स्ट बोल रहा है, इन इंडिया प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। देखिए भारत में जो गवर्नर होता है उसका नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल का नियुक्ति वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति जब चाहेगा तो उसको हटा सकता है। ठीक, तो इसलिए हमारा ये सही है। हैंड एंड सील का मतलब ये है कि राष्ट्रपति अपॉइंट करता है गवर्नर को तो मोहर देता है उस डॉक्यूमेंट में। ठीक है, और उसको जब चाहेगा तो हटा सकता है। ठीक, तो ये पहला सही, दूसरा सही है। नेक्स्ट बोल रहा है, द अपॉइंटमेंट ऑफ 1 पर्सन एज ए गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट वाज प्रोवाइडेड अंडर द 7th शेड्यूल अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो देखिए जब हम लोगों ने 7वां संविधान संशोधन किया तो हम लोगों ने राज्यों का पुनर्गठन किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किया, तो बहुत सारे राज्य हम लोगों ने बनाया। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बॉम्बे एक प्रेसिडेंसी था तो उसको 2 पार्टों में बांट के महाराष्ट्र और गुजरात बनाया। तो जब बहुत
बड़े राज्यों को तोड़ के छोटा छोटा राज्य बनाया जाने लगा, तो गवर्नर को भी ये अधिकार दे दिया गया उसी 7वां संविधान संशोधन से कि एक गवर्नर जो है 2 राज्यों का गवर्नर हो सकता है, एक आदमी 2 राज्यों का गवर्नर हो सकता है। ठीक, ये 7वां संविधान संशोधन में हम लोगों ने किया है इसको, तो इसलिए हमारा ये भी सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों? केवल 2 और 3। पहला गलत क्यों हुआ? क्योंकि इस गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट का जो प्रावधान है वो हम लोगों ने कनाडा से लिया, क्योंकि कनाडा में ही सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है, जो भारत में भी है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग को अगर लगाना है तो आपको पता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और महाभियोग को हटाने के लिए जो प्रावधान होना चाहिए, जिस आधार पर हटाएंगे, वो उसका नाम है संविधान का वायलेशन। अगर कोई राष्ट्रपति संविधान का वायलेट करता है, संविधान को नहीं मानता है, तो उसके आधार पे पार्लियामेंट के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए जो भी महाभियोग का प्रावधान है, ठीक है, उसको लोकसभा राज्यसभा दोनों से स्टार्ट करते हैं, और इसके लिए विशेष बहुमत का हम लोगों का प्रावधान है दोस्तों। ठीक है, और इसमें जो है दोनों सदन के सभी सदस्य, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो या मनोनीत हो या निर्वाचित हो, दोनों उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए, तो बोल रहा है इम्पीचमेंट ऑफ चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड इन द लोकसभा ओनली। तो मैंने बताया कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में कर सकते हैं, इसलिए हमारा पहला गलत होगा। ठीक है, उसके बाद द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट टेक पार्ट इन द इम्पीचमेंट। गलत बात है, मैंने बताया दोनों सदन के दोनों सदस्य, चाहे वो इलेक्टेड हो नॉमिनेटेड हो, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नो प्रेसिडेंट हैज़ बीन इम्पीच्ड सो फार। बोला अभी तक किसी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है, एकदम सही बात है। ठीक है, और ना ही अभी तक किसी जज को हटाया गया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो। क्लियर? तो 140 का आंसर हो जाएगा आपका। सिर्फ कौन सा करेक्ट पूछा है? तो केवल 3 ही सही है ना, तो 140 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं दोस्तों। वो रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब मैंने आपको पढ़ाया है पार्लियामेंट के चैप्टर में कि 3 टाइप का अकाउंट फंड होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। 3 टाइप का फंड होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका दोस्तों प्रावधान है। क्लियर? तो पब्लिक अकाउंट में जितना भी सरकार के पास अलग अलग स्कीम से पैसा आता है, चाहे वो किसान विकास पत्र हो या जो भी चीज़ हो, प्रोविडेंट फंड हो, सभी पैसा जो आता है पब्लिक अकाउंट में आता है। ठीक है, तो बोल रहा है इट वाज, तो लोग उसको बोलते हैं भारत के लोक खाता। तो उसके बारे में हम बोल रहे हैं इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए पार्ट ऑफ यूनियन बजट ऑफ 1991 टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखिए, मैंने बताया था कि इसको प्रावधान जो है संविधान में है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 266 में इसका प्रावधान दिया गया है कि भारत सरकार को अगर कुछ स्कीम से पैसा अगर प्राप्त होता है, ठीक है, तो उस पैसा को पब्लिक अकाउंट में डाला जाएगा। ठीक है, चाहे वो सेविंग बैंक का हो, ठीक है, या प्रोविडेंट फंड का पैसा हो या कोई भी डिपार्टमेंट का पैसा हो, तो वो सारा चीज़। क्लियर? तो हमारा पहला गलत होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, फिर बोल रहा है इट इंक्लूड्स जुडिशियल डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, डिपार्टमेंट डिपॉजिट। तो सही बात है, तो ये पब्लिक अकाउंट में ये सारा पैसा आता है। ठीक, इसके अलावा अगर कोई टैक्स का पैसा है ना, कर का पैसा है, तो वो आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। ठीक है, समझ में आया? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या आएगा? जो भी टैक्स वैक्स का पैसा होगा। ठीक है, और बाकी जो भी पैसा सरकार के पास कोई योजना से आता है, कोई स्कीम से आता है, तो वो सारा पैसा पब्लिक अकाउंट में आता है। ठीक, दूसरा हमारा सही है। बोर्ड इट इज ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। तो सही बात है, इसको पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना एग्जीक्यूटिव एक्शन से, ठीक है, संसद स्वीकृति से हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक अकाउंट में चूंकि पब्लिक का पैसा है तो सरकार सिर्फ एक बैंक के रूप में काम करता है, और चूंकि पब्लिक का पैसा है इसीलिए पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? लेकिन जो टैक्स का पैसा होता है वो पब्लिक का पैसा होता है, लेकिन वो सरकार का पैसा होता है। ठीक, और सरकार चूँकि उसको खर्चा करना है इसीलिए पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ती है उसको अप्रूवल के लिए। किसके लिए? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर पब्लिक अकाउंट से निकालना है पैसा तो पार्लियामेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक अकाउंट में जो पैसा है वो पब्लिक का है। तो जो कि पब्लिक ने कोई योजना में सरकार को पैसा दिया है, तो सरकार का कर्तव्य है कि वो जो है वापस पैसा उसको करेगा, इसीलिए पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता है पब्लिक अकाउंट में। लेकिन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में संचयित निधि जो होती है, संचित निधि उसमें होती है। ठीक है, इसलिए हमारा ये सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों? 2 और 3। क्लियर? पहला गलत है। ठीक है, चलिए 141 हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 142। बोर्ड विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्लियामेंट के संदर्भ में हमारा प्रश्न है। तो आपको पता है संसद में 3 भाग होते हैं, 3 लोग होते हैं इसमें।
प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट मेंबर नहीं होता है लेकिन उसका भाग होता है, सदस्य नहीं होता है लेकिन उसका भाग होता है। क्लियर? ठीक है। और इसमें जो है अभी देखते हैं, बोला राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट, रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल। तो देखिए ये सही बात है, मनी बिल में सभी पावर कितने के पास होता है? लोकसभा के पास होता है। लोकसभा उसको क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है। राज्यसभा के पास मनी बिल मात्र 14 दिन के लिए रहेगा और उसको अमेंड करने का पावर नहीं है, सिर्फ वो सुझाव दे सकता है। ठीक है, इसलिए हमारा ये पहला सही है। नेक्स्ट बोल रहा है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा। तो आपने पढ़ा है कि भारत में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ही होता है कि मंत्रिपरिषद जो होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। क्यों लोकसभा के प्रति होता है? क्योंकि कोई भी सरकार, ठीक है, कोई भी पार्टी सरकार में तभी बन पाएगा, सरकार तभी बना पाएगा जब उसको लोकसभा में बहुमत है। राज्यसभा का बहुमत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए बीजेपी है, ठीक है, उसको लोकसभा में बहुमत है तो ये तब तक सरकार में रहेगा जब तक उसको बहुमत है। चाहे राज्यसभा में इसका बहुमत है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर? इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के प्रति, ना कि राज्यसभा के प्रति। इसलिए हमारा ये सही है। नेक्स्ट बोल रहा है अप्रूवल ऑफ राज्यसभा इज नॉट नेसेसरी फॉर ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम अ स्टेट लिस्ट टू द यूनियन और कंकरेंट लिस्ट। देखिए आपको पता है कि भारत में फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम है ना, फेडरल सिस्टम मतलब राज्यों को भी पावर है और केंद्र को भी पावर। फेडरलिज्म है, संघवाद है। तो अगर आप मान लीजिए स्टेट लिस्ट, राज्य सूची में कुछ चेंज करके डाल रहे हैं समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट में, तब हम क्या कर रहे हैं? राज्यों का पावर जो है कम कर रहे हैं, क्योंकि समवर्ती सूची में वो कोई चीज़ डाल देते हैं तो राज्यों को पावर कम हो जाता है। क्योंकि पार्लियामेंट उसमें जो कानून बनाएगा तो वो अगर कोई लड़ाई होता है कोई कानून में, मान लीजिए कोई चीज़ है वो समवर्ती सूची में है, कंकरेंट लिस्ट में है, ठीक है, और उस पर पार्लियामेंट ने भी कानून बनाया और विधानसभा ने भी कानून बनाया और उस पर लड़ाई हो गया तो कि ये कानून अच्छा है, ये कानून, तो पार्लियामेंट का कानून जो है सुप्रीम हो जाता है। क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में पार्लियामेंट को ओवर राइडिंग पावर है, ओवर रूल करने का पावर है राज्य के विधानसभा का कानून का। क्लियर? इसीलिए चूंकि हम फेडरलिज्म में चेंज कर रहे हैं, इसीलिए जहाँ जहाँ फेडरलिज्म में चेंज होगा उसमें राज्यसभा का अप्रूवल जो है ज़रूरत होता है, इसीलिए यहाँ पे गलत होगा दूसरा। क्लियर? इसे सही जो होगा वो 142 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि तीसरा गलत है। क्योंकि संघवाद को अगर चेंज करना है तो राज्यसभा का रोल ज़रूरत हो जाता है, इसलिए 142 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 143। बोला सेक्शन 196A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट इज ऑफन सीन इन द न्यूज ड्यूरिंग द इलेक्शन विथ रेफरेंस टू। देखिए आपको पता है कि हमारे पास जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट दोस्तों है 1951 का, ठीक है। तो ये बताता है कि किस तरह से एग्जिट पोल होगा। एग्जिट पोल मतलब इलेक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद हम पूछते हैं ना कि आपने किस पार्टी को वोट किया, आपने किस पार्टी को वोट किया और उसका रिजल्ट किस तरह से होगा, वो सारा चीज़ को डील करता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है। तो इलेक्शन के बाद क्या होगा वो डिसाइड होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से, ठीक है। तो 143 का आंसर हो जाएगा ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 144 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार हमें करना है। ऑल द मिनिस्टर्स आर इंटाइटल्ड टू वोट इन द पार्लियामेंट वेदर दे आर मेंबर्स और नॉट। तो देखिए जब तक कोई मिनिस्टर, ठीक है, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता है तब तक उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। बोलने का अधिकार है लेकिन वोट नहीं दे सकता है, ये आपको ध्यान देना है, समझ में आया। तो कोई भी मंत्री, क्योंकि वोट कौन दे पाएगा, जो उसका सदस्य को वही देगा ना, अगर वो सदस्य है ही नहीं तो वोट देने का क्या अधिकार है। क्लियर है? तो इसलिए हमारा ये गलत होगा। फिर बोल रहा था प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। अगर लोकसभा भंग हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद भी प्रेसिडेंट जो है अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, ठीक है। तो इसमें है कि प्रेसिडेंट को कोई पावर नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट तभी उसको पावर नहीं होगा जब पूरा सरकार का जो है बहुमत पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है, और कोई सरकार उसमें है ही नहीं, तब कर सकता है। लेकिन अगर लोकसभा भंग हो जाती है, 5 साल बाद भंग हो जाती है, तो उस केस में जो है दोस्तों राष्ट्रपति उस केस में भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत में जो है संसद प्रणाली है जहाँ पे राष्ट्रपति को जो भी करना है वो लोकसभा में जो भी मंत्री होते हैं, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, उनके सलाह पे ही कर सकता है। ऐसा जो है आर्टिकल 74 में लिखा गया है, तभी भारत में जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम दोस्तों है, ठीक है। तो लोकसभा रहे या ना रहे, जो भी प्रेसिडेंट करेगा वो जो है राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पे करेगा, ठीक है। इसलिए ये भी हमारा गलत है। तो कौन सा सही नहीं है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे जल्दी में आप मार देंगे सी,
कि धीरे करेक्ट करेक्ट, लेकिन पूछा है इनकरेक्ट, कौन गलत है, तो दोनों गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा 144 का सी। तो दिमाग थोड़ा ध्यान रखना है कि यार सही पूछा है गलत। आप तो यहाँ बना तो सही लिए, लेकिन जब टिक मारना आएगा तो अब हो सके कि बहुत सारे लोग इसको मार देंगे डी, कि बोल देंगे कि यार दोनों में से दोनों जो है सही है ना, लेकिन यहाँ पूछा था गलत क्या, इसलिए दोनों गलत है। 144 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। क्वेश्चन 145 तो 145 दोस्तों बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर। आपको पता है स्पीकर जो होता है वो लोकसभा में होता है और यह राज्य के विधानसभा में दोस्तों होता है, ठीक। तो उसके बोल रहा है कि उसको अगर हम लोग स्वतंत्रता दिया है तो कौन कौन सा प्रावधान उसका स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। फर्स्ट है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, तो सही बात है, जब तक स्पीकर को नहीं हटाया जाएगा तब तक उसको जो है टेन्योर उसका सिक्योर होता है, उसको अपने मन से हम नहीं हटा सकते। अगर हटाना है, ठीक है, तो उसके लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी से लाना पड़ता है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मतलब जितने भी सदस्य हैं उसका हाउस का टोटल जितना मेंबरशिप है उसका 50% रहना चाहिए। जब तक नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते। और अगर हटाने का जो प्रावधान है हम प्रस्ताव ला सकते हैं, जब तक 50 लोगों का उसमें नहीं होगा विश्वास तब तक नहीं ला सकते, और फिर लाने के बाद उसको जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। इसका मतलब स्पीकर को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर तो है। फिर बोल रहा है हिज वर्क एंड कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस एंड क्रिटिसाइज इन द लोकसभा अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। सही बात है, स्पीकर जो भी करेगा तो सामान्य चीज़ों में हम उसका जो आलोचना नहीं कर सकते, समान परिस्थितियों में। ये नहीं कि अरे स्पीकर को गरिया रहे हैं या स्पीकर को लोकसभा में कुछ बोल रहे हैं, उसको हम लोग क्रिटिसाइज़ तभी कर सकते हैं जब हम उसको हटाने का प्रक्रिया में हैं, तभी। नॉर्मल केस में हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, इसलिए हमारा ये भी सही होगा। फिर बोल रहा है सैलरीज एंड अलाउंस चार्ज अपॉन द कंस्टिट्यूटिव फंड ऑफ इंडिया, तो ये भी सही बात है, भारत का संचित निधि से उसका जो है वेतन चार्ज होता है, भारित होता है, मतलब उस पर वोटिंग नहीं होगा, बस उस पर डिस्कशन होता है कि उसका जो है सैलरी कितना होगा और उसको हम लोग सैलरी बढ़ा सकते हैं, उससे भी वोटिंग नहीं होता है। उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज्ड खर्चा, किस पे, संचित निधि पे चार्ज करता है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट होता है, जो गवर्नर होता है, उसका भी खर्चा जो है चार्ज होता है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज होता है उसका भी खर्चा चार्ज होता है, ठीक। तो ये भी हमारा सही है। तो ये तीनों प्रावधान जो बताते हैं कि स्पीकर का पद जो है स्वतंत्र है, ठीक। तो 145 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं दोस्तों आप। बोला विथ रेफरेंस टू द जुडिशियल रिव्यू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको पता है कि भारत का संविधान में आधारभूत ढांचा का परिकल्पना किया गया है केशवानंद भारती केस के बाद, ठीक है। तो उसमें बोला गया है कि जो जुडिशियल रिव्यू है, जो न्यायिक समीक्षा है, जिसमें न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है कि कोई भी कानून है, ठीक है, वो संविधान के दायरे में होना चाहिए, संविधान को हनन नहीं करना चाहिए, उसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। जुडिशियल रिव्यू करने का ताकत किसके पास है, कोर्ट के पास है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो संविधान का मूलभूत ढांचे के अंदर में आता है, पार्लियामेंट इसको या किसी भी कानून के द्वारा हटा नहीं सकता है, ठीक। तो इसलिए हमारा ये सही है। नेक्स्ट बोल रहा है द फ्रेज जुडिशियल रिव्यू हैज़ नो वेयर बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी सही बात है, जुडिशियल रिव्यू को कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में बोला था कि जुडिशियल रिव्यू होना है जो है वो संविधान का भाग है, लेकिन संविधान में कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है। क्लियर, तो ये भी हमारा सही है। बोल रहा है इट इज़ अवेलेबल टू द सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट टू द हाई कोर्ट। गलत बात है, ये भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है जुडिशियल रिव्यू का पावर, जहाँ पे कोई भी कानून संविधान के दायरे में है या नहीं है ये जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट डिसाइड करती है। क्लियर, तो ये हमारा गलत। तो कौन सा सही है दोस्तों बताइए, तो 1 और 2। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है आपको। आशा करने कि डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। बस दोस्तों, बस आपको करना यह है कि बस आप कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए, ठीक है, और अच्छे से अपना जो है पढ़ाई भी करते रहिए और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहिए। आज से हम लोग मेंस के लिए भी कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपका प्रिपरेशन प्रीलिम्स मेंस का बहुत अच्छे से हो जाए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वो है क्वेश्चन दोस्तों 147। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आपको मैंने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया है, मैंने पॉलिटी का एक मैराथन वीडियो लिया है दोस्तों, 11-12 घंटे का है। उसको आप अगर एक बार 2 बार आप देख लेते हैं उसको, ठीक है, तो आपका पॉलिटी लगभग मोटा मोटी अच्छे से खत्म हो जाएगा, फिर आप ये क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। क्लियर, चलिए बोल रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो कैसे करते हैं। मैंने पढ़ाया था आपको कि रिजोल्यूशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा ओनली। जो कि देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वो राज्यसभा से आता है। क्लियर, तो इसीलिए वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो राज्यसभा ही उसको हटा सकता है, मतलब प्रस्ताव उसको राज्यसभा में होना चाहिए, फिर जाके लोकसभा उस पर एग्रीमेंट करेगा, लेकिन जो प्रस्ताव शुरू होगा वो होगा राज्यसभा में। नेक्स्ट है फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट रिजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप इन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए अगर राष्ट्रपति को हटाना है, ठीक है,
तो सॉरी, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा उसको जो है 2/3 मेजोरिटी से पास करेगा, लेकिन जो लोकसभा होगा उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा। लेकिन इसमें बोला है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद के दोनों सदन के कुल सदस्यों को 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित किया जाना चाहिए। नहीं, राज्यसभा से 2/3 और लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी से। क्लियर? इसलिए हमारा पहला दूसरा जो है गलत होगा। कौन सा सही है दोस्तों? 147 का आंसर हो जाएगा ए। तो आपको अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास 10 महीना टाइम है, बस आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों, ये तो मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, बस आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करके अच्छे से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, बोल रहा है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में हमारा क्वेश्चन है। बोल रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या क्या प्रावधान है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा का जो भी इलेक्शन होता है जनरली लोकसभा का, तो उसमें एक लोकसभा में किसी स्टेट को कितना सीट देंगे, ठीक है कोई भी जो है परिसीमन कितना होगा, डिलिमिटेशन कितना होगा, ठीक है, लोकसभा में जो भी एमएलए या एमपी जैसे लड़ेंगे तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन जो अर्हता क्या होगा, ठीक है, निर्वाचकों की, तो ये सारा चीज़ को डिसाइड करता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। मतलब इलेक्शन होने के पहले ये सब होना चाहिए, सीट दे दिया जाना चाहिए, परिसीमन हो जाना चाहिए और डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन वोटर अगर पूछे हमारा कि जो वोट कर रहा है मतदाता, उसका अगर क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, 18 साल होगा तभी वोट दे पाएगा, ये सारा चीज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा गया है। लेकिन जो एमएलए और एमपी है उसका कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना उसका 25 साल उम्र होना चाहिए कि 30 साल होना चाहिए कि 35 साल होना चाहिए, वो सारा चीज़ लिखा गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, याद रखिएगा। तो 1951 वाले एक्ट में नेता लोगों के बारे में लिखा गया है कि उसका जो है डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगा, जो मतदाता है उसके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा गया है हमारा 1950 वाला कानून में। इसीलिए हमारा चौथा गलत होगा, क्योंकि राज्य का विधानसभा ये सब का जो लड़ रहे हैं एमएलए, उसका क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, लेकिन मतदाता के बारे में लिखा गया है 1950 में। इसीलिए हमारा चौथा जो है गलत है। आंसर जो सही है दोस्तों 1, 2 एंड 3। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में वोटर के बारे में लिखा गया है, और इलेक्शन होने से पहले का जो प्रोसेस होता है, निर्वाचन करना, उसके बाद जो मतलब क्षेत्र को डिसाइड करना, सीट देना, वो सारा चीज़। इलेक्शन के बाद इलेक्शन किस तरह से होगा, इलेक्शन के समय क्या क्या होना चाहिए, उसके पहले वाला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में, और इलेक्शन कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, इलेक्शन के बाद का क्या होगा, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखा गया है। ठीक है, और एमएलए एमपी का जो योग्यता है उसके बारे में जो है 1951 कानून में लिखा गया है। आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आपको पता है इलेक्शन के समय जो है आचार संहिता जो है लागू होता है ना। तो आचार संहिता को दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने दोस्तों बनाया है, ठीक है, सभी पार्टी से सलाह मशवरा करके। ठीक है, तो बोल रहा था इलेक्शन कमीशन फर्स्ट इफेक्टिवली पुट टू यूज़ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में 1951। देखिए 1951 में था, क्योंकि उस समय जो है पार्टी में बहुत एथिकल था, मॉरल था, बहुत लोग नैतिक थे। लेकिन बाद में जब देखा गया कि पार्टी जो है बहुत सारा आदर्श चीज़ को नहीं अपना रहा है, इलेक्शन जो है फर्जी तरीके से हो रहा है, तब जाके 1968 के आसपास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है का विचार जो है इलेक्शन कमीशन ने रखा, और 1991 इलेक्शन में पहली बार ये यूज हुआ। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है पार्टी ने 1968 में रखा, और 1951 में उसको जो हम लोगों ने लागू कर लिया। ठीक है, इसीलिए ये गलत है। नेक्स्ट बोला इट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर्मुलेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। गलत बात है, मैंने बताया इलेक्शन कमीशन जो है पार्टी के को पूरा मिल के कंसल्ट करके, ठीक है, परामर्श से जारी करता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में उतना कुछ रोल नहीं है। बोल रहा है इट कम्स इफेक्टिवली इनटू इफेक्ट आफ्टर द इलेक्शन कमीशन इशूज नोटिफिकेशन फॉर द फिलिंग ऑफ द नॉमिनेशन बाय द कैंडिडेट। देखिए इलेक्शन कमीशन जब डिसाइड करता है ना कि इलेक्शन होने वाला है, तब जाके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, ना कि उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने का सूची से नहीं। जब बोल देगा इलेक्शन कमीशन की फलाना तारीख से इस राज्य में इलेक्शन होने वाला है, तो उसी समय से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, ना कि नामांकन कब हो रहा है ये सब फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये भी हमारा गलत है। तो कौन सा सही है दोस्तों? तो ना तो एक सही है, ना तो 2, ना तो 3। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150।
बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है इलेक्शन कमीशन बहुत न्यूज में भी है, आप लोगों ने सुना है कि इलेक्शन कमीशन जो है, तो इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य होते हैं उसका अपॉइंटमेंट पहले प्रेसिडेंट करता था, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक कोलेजियम होना चाहिए, तो अभी उसको लेके जो है पार्लियामेंट जो है कानून लाया है जिसमें चीफ जस्टिस जो कॉलेजियम के मेंबर थे उसको अब हटाने का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखेंगे हम जब न्यूज़ में रहेगा तो उसके बारे में हमारा प्रश्न इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बोला इलेक्शन कमीशन बिकम ए मल्टी मेंबर बॉडी इन 1977 इलेक्शन एंड हैज़ रिमेन मल्टी मेंबर सिंस देन। देखिए जो इलेक्शन कमीशन है दोस्तों 1900, आपको पता है ना कि जब हम लोगों ने वोटिंग का वोट देने का जो उम्र था उसको घटा के 21 साल से 18 साल कर दिया, तब जाके हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को मल्टी मेंबर बॉडी बनाया, ठीक है। और वो भी हमेशा नहीं रहा, उसके बाद कुछ चेंज किया और वो अभी जाके मल्टी मेंबर बॉडी बनी है। और 1989 में उसको हम लोगों ने 2 मेंबर किया उसके, और 1989 तक उसमें सिर्फ एक ही सदस्य थे। 1989 में हम लोगों ने चेंज किया और फिर जाके 1993 में फिर 1 मेंबर बना दिए, लेकिन प्रेजेंट में भी 3 मेंबर है। तो इसलिए 1977 में नहीं बना है, कब बना है 1989 में मल्टी मेंबर बना है बहु सदस्य। कब तक वो रहा 1993 तक रहा, फिर 1993 फिर हम लोगों ने चेंज करके 3 लोगों ऐड कर दिए, अब अभी तक वही है, क्लियर। इसलिए पहला गलत है। नेक्स्ट बोल रहा है इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन अदर इलेक्शन कमीशन हैव इक्वल पावर टू टेक ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू इलेक्शन। सही बात है, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, जो भी निर्णय लेना है, ठीक है, इलेक्शन रिलेटेड सब लोगों को बराबर पावर है। लेकिन अगर दोनों में टाई हो जाता है, ठीक है, मान लो 3 सदस्य हैं, कुछ इसमें से 2 सदस्य बोल रहे हैं होना चाहिए, एक सदस्य बोल रहा है नहीं होना चाहिए वाला चीज़, तब जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अपना वोटिंग राइट को, कास्टिंग वोट को एक्सरसाइज करता है। जिसके पक्ष में ये बोल देगा, मतलब हाँ के पक्ष में बोल रहे तो ये वाला चीज़ लागू हो जाएगा, और नहीं तो ये वो वाला रद्द हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अगर निर्णय लेना है नॉर्मल केस में तो सबको बराबर पावर है, इसलिए दूसरा सही है। नेक्स्ट बोल रहा है द चीफ इलेक्शन कमीशनर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ ए कमेटी दैट इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन। देखिए अभी जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट जो करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या सभी सदस्यों को, उसके लिए राष्ट्रपति खुद करता है, उसके और आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह पे, मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पे, उसके लिए कोई कमेटी नहीं बैठता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कमेटी होना चाहिए जिसमें चीफ जस्टिस भी होना चाहिए। अब उसको चेंज करने के लिए पार्लियामेंट एक कानून ला रहा है, क्लियर है। तो लेकिन अभी जो प्रेजेंट केस ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या नॉर्मल निर्वाचन आयुक्त हो, अपॉइंटमेंट जो करता है राष्ट्रपति करता है सरकार से सलाह पे, क्लियर। इसलिए हमारा ये गलत होगा, क्लियर। तो कौन सा सही है दोस्तों? सिर्फ 2 सही है, तो 150 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 135 से लेके 150 तक किया। धीरे धीरे हम लोग दोस्तों बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं कि जब तक हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का जो पेपर है वो हमारा मई में है दोस्तों, लास्ट मई में है ना, तो उसको हम लोग आसानी से क्रैक कर लेंगे। साथ ही साथ यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम है, वो भी मई के आसपास होगा, वो भी आसानी से निकल जाएगा। बिहार जो भी एग्ज़ाम है दोस्तों सब निकाल लेंगे। लेकिन बस आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है एकदम कंसिस्टेंसी के साथ और ईमानदारी और लगन के साथ पढ़ाई कीजिए, टाइम इधर उधर वेस्ट मत कीजिए। आज से हम लोग मेंस का भी शुरू करेंगे इसी तरह से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस की दोस्तों, ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखिए किस तरह से आपको इनिशिएटिव लग रहा है दोस्तों। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बस आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिए और जितना अधिक से अधिक हो इस चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि क्वालिटी कंटेंट उन बच्चों को मिले जो गांव में रह के अच्छे से तैयारी करें, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो मेरा काम वही है दोस्तों, अच्छा कंटेंट गाँव में और सभी लोगों को मिले जो अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं दोस्तों। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।